नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के बारे में। मौर्य वंश में हम लोग देखें कि सम्राट अशोक के बाद कोई भी शासक उतना योग्य शासक नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त ने अपना सेनापति पुष्यमित्र शुंग को बनाया था। तो पुष्यमित्र बृहदत्त जो था हमेशा महिलाओं के चक्कर में पड़ा रहता था। वह बहुत ही विलासी व्यक्ति था। वह एक अयोग्य शासक था। हम लोग देखते हैं कि बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग एक दिन सेना का निरीक्षण करने के दौरान बृहदत्त का हत्या कर देता है और अपने एक नए वंश का स्थापना करता है। वह वंश है शुंग वंश। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए हम मज़ेदार वीडियो ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुंग वंश के बारे में आगे विस्तार से देखते हैं। शुंग वंश में मुख्यतः 4 प्रमुख शासक हुए। इसमें से पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश का संस्थापक थे। उसके बाद अग्निमित्र, उसके बाद वसुमित्र, उसके बाद देवहूति। इस तरह से इन चारों राजाओं के नाम याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक तैयार किया है, जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग चारों राजाओं का नाम याद रखेंगे। तो वह ट्रिक है दोस्तों पावड़। पावड़ जो होता है जानवरों का पानी पीने के लिए बनाया जाता है, उसे पावड़ बोला जाता है। तो आप लोग जैसे भी है इसे याद रख सकते हैं। पी से पुष्यमित्र, शुंग, ये से अग्निमित्र, भी से वसुमित्र और डी से देवहूति। तो इस प्रकार शुंग वंश में मुख्यतः 4 शासक हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश प्रथम ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध में पहली बार शासन किया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राजवंश जो थे वह शुंग वंश ही था। इससे पहले जितने भी हुए क्षत्रिय हुए या तो शूद्र हुए। तो पहला राजवंश ऐसा जो है जो ब्राह्मण थे वह कौन थे? पुष्यमित्र शुंग ही थे, यानी शुंग वंश ही थे। इसने अपने राजधानी जो है कहाँ बनाया? विदिशा अपना राजधानी बनाया। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धद्रोही कहा जाता था। इन्हें बौद्ध धर्म से नफरत था, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को जो है नष्ट करवा दिया था। बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षुओं को हत्या भी करवा दिया था। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और बहुत से बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। पुष्यमित्र शुंग के शासन के दौरान 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था। तो पहला जो यवन आक्रमण थे वो डेमेट्रियस थे और दूसरा यवन आक्रमण मिनांडर था। तो इसे याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक बनाया है। तो वह ट्रिक है कि शुंग वंश के शासन के दौरान डीएम साहब ने, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। तो इस तरह से हम लोग को रिलेवेंट करके याद रख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के शासन के दौरान डीएम साहब ने हमला किया था।
तो वो कौन था? डी से डेमेट्रियस और एम से मिनांडर। मिनांडर युद्ध के दौरान एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम नागसेन था, उससे इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सिंहासन त्याग दिया और बौद्ध भिक्षु बन गया। इसलिए मिनांडर को मिलिंद भी बोला जाता था। तो ये भी याद रखिएगा कि मिनांडर को मिलिंद भी बोला जाता था। इसी दौरान पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल पर आक्रमण कर दिया, परंतु खारवेल ने क्या किया? उसे युद्ध में पटकनी दे दिया। खारवेल नरेश के सामने वे पराजित हो गए। युद्ध के कुछ समय बाद वह इतना बुरी तरह से घायल हो गए थे कि युद्ध के कुछ समय बाद पुष्यमित्र शुंग का मृत्यु हो गया। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया और उनकी मृत्यु 1551 ईसा पूर्व में हो गई। तो पावर के ट्रिक के अनुसार हम लोग देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बाद सत्ता पे कौन आया? अग्निमित्र। तो आज हम लोग अभी आगे अग्निमित्र के बारे में पढ़ेंगे। अग्निमित्र शुंग वंश का दूसरा राजा था, जिसने 149 ईस्वी पूर्व से 141 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, मात्र 8 वर्ष तक। अग्निमित्र भी एक अयोग्य शासक था। यह भी महिलाओं के चक्कर में पड़ा रहता था। एक विलासी शासक था, यह भी विलासी शासक था। तो शुंग वंश में हम लोग देखते हैं कि अग्निमित्र विदर्भ की एक राजकुमारी थी मालविका, उसी के चक्कर में पड़ा रहता था और कुछ विशेष कुछ किया नहीं है। इसके बारे में हम लोग को यही बस याद रखना है कि शुंग वंश का दूसरा शासक अग्निमित्र था। कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। तो अग्निमित्र के बारे में हमें विशेष कुछ जानकारी याद नहीं रखनी है। अब हम लोग वसुमित्र के बारे में देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग का तीसरा शासक था वसुमित्र। यह अग्निमित्र का उत्तराधिकारी था। यह भी एक अयोग्य शासक था। इसके बाद शुंग वंश में 6 अन्य शासक हुए जो विलासी और अयोग्य शासक थे। यानी शुंग वंश में प्राय हम देखते हैं कि जितने भी शासक हुए वह महिलाओं के चक्कर में ही पड़े रहते थे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि महिलाओं के चक्कर में ना पड़िएगा, ना तो कोई काम का नहीं रहिएगा। शुरुआत से हम देख रहे हैं कि शुंग वंश इतने महान शासक, इतने राजा थे, फिर भी महिलाओं के चक्कर में सब बर्बाद हो गए। इसलिए पढ़ाई लिखाई पे आप लोग को ध्यान देना है और महिलाओं के आगे पीछे नहीं करना है। तो हम लोग देखते हैं शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या जो है वासुदेव कर्ण ने करवा दिया था एक दासी के माध्यम से। तो दासी को दूध लेके उनके कमरे में भेजा तो देवभूति तो बहुत खुश हो गए, चलो दासी आ गया। दासी ने दूध में जहर मिला के देवभूति का हत्या कर दिया। इस प्रकार वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना किया। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश का नींव रखा। इस वंश का अंतिम शासक सुरशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी। उसके बाद सतवाहन वंश का स्थापना किया। तो कण्व वंश के बारे में हम लोग देखते हैं, कुछ विशेष जानकारियाँ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था। इसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाया है। जैसे कण कण में वासुदेव है, कण कण में कौन बसता है? कण कण में वासुदेव है। तो ये ट्रिक से हम लोग याद रखते हैं कि कण कण में भगवान वासुदेव है। और जब कण कण में चलते हैं यानी कंकड़ में चलते हैं तब क्या पहनते हैं हम लोग? जूता पहनते हैं। जूता को इंग्लिश में शू बोलते हैं। तो इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं
कि जब कंकड़ में चलते हैं तो सु पहनते हैं। सु से सुशर्मा याद रखिएगा और कनु से कंकड़ याद रखिएगा। इस प्रकार दोनों याद हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, विशेष कुछ इसमें देखने की नहीं है, बस दो ही चीज याद रखना है कण्व वंश में, कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव कण्व, और अंतिम शासक सुशर्मा था। उसके बाद सातवाहन वंश का स्थापना हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे। सातवाहन वंश में मुख्यतः 6 शासक हुए हैं। सिमुक, सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। सिमुक, हम 7 हैं, गौतम बस तुम यज्ञ करो। सिमुक बोल रहा है, सिमुक 7 है, सिमुक 7 है, गौतम बस यज्ञ करो। सिमुक से हमें याद रखना है, सिमुक से सिमुक, 7 से सातकर्णी प्रथम, है से हाल, गौतम से गौतमी पुत्र सातकर्णी, बस से वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, और यज्ञ से यज्ञश्री सातकर्णी। तो इस प्रकार हम लोग ये छोटा सा ट्रिक याद रख के पूरा याद रख सकते हैं। सिमुक 7 है, गौतम बस यज्ञ करो। आगे देखते हैं हम लोग सातवाहन वंश का प्रथम शासक सिमुक। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। प्रारंभ में सातवाहन वंश के शासकों ने महाराष्ट्र में शासन किया, लेकिन शक राजाओं के दबाव के कारण उन्हें आंध्र प्रदेश की ओर स्थानांतरित होने पड़ा। इसी के शासन के दौरान हम लोग देखते हैं कि सिमुक जो है महाराष्ट्र छोड़ के आंध्र प्रदेश की तरफ स्थानांतरित होने लगा, जिसके कारण उन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा गया था। सातवाहन वंश की राज्य की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। तो सातवाहन वंश की राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी। तो कुछ इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रख लीजिएगा आप लोग। यह सातवाहन वंश का प्रथम महान शासक माना जाता है, सातकर्णी प्रथम। इनकी उपलब्धियां की जानकारी हमें नानघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। इसकी पत्नी नागनिका ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नागनिका ने। तो हम लोग सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होता है, नानघाट अभिलेख से। नानघाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम को महान विजेता और महान शासक बताया गया है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो भूमिदान का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलता है, नानघाट अभिलेख से। तो कोई बोलता है इसको रिलेवेंट लेके याद कर सकते हैं। कोई जैसे भूमिदान कर रहा है, तो भूमिदान कर रहा है तो क्या बोलता है कि ना भूमिदान मत करो, ना भूमि को दान मत करो। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। उसने सैन्य अभियानों के माध्यम से सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि सातकर्णी प्रथम ने अपने सैन्य बल के दम पे सातवाहन वंश का काफी विस्तार किया और 2 उपाधियां हासिल की, एक दक्षिणापति और दूसरा अप्रतिहत चक्र। तो इस प्रकार हम लोग
सातकर्णी प्रथम के बारे में क्या क्या देखें, तो फिर से एक बार अभ्यास कर लेते हैं इसके बारे में कि सातकर्णी प्रथम का जो विशेषताएं हैं वो हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है। नानघाट अभिलेख से, जो उसके पत्नी द्वारा बनवाया गया था। और इसी अभिलेख से हमें सर्वप्रथम भूमि दान का उल्लेख भी प्राप्त होता है। और उसे 2 उपाधियां मिली थी, दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र का। तो इस प्रकार सातकर्णी प्रथम के बारे में ये सब मुख्य बातें हमें याद रखना है। अब हम लोग सातवाहन वंश के तीसरे शासक सातहाल के बारे में देखेंगे। तो सातवाहन वंश में हाल जो है एक महानतम शासक था। वह एक कवि भी था, कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। तो बहुत सारे कवियों को आश्रय देके रखा हुआ था। तो हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना भी किया है। इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी। तो हाल के बारे में है कि क्या हाल है जनाब का, हाल कैसा है जनाब का। एक सॉन्ग सुने होंगे किशोर कुमार और आशा भोसले का। तो इसी से हमें याद रखना है कि हाल क्या था, एक कवि और एक विद्वान था। तो याद रखना है क्या हाल है, हाल कैसा है जनाब का। ओके ना। इसे से हम लोग याद रखते हैं कि हाल जो है एक कवि था। आगे हम लोग देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। इसके समय में नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक महान शासक था। नासिक जोगल थम्बी से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान तो दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। सातवाहन वंश का 5वें शासक है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठ पुत्र पुलवामी शासक बना। उसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया। आंध्र प्रदेश में विजय के पश्चात उसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा गया। इसने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया। इसके मुख्य रूप से कौन कौन आक्रमण किए, 2 उपनाम जो हैं, एक है आंध्र सम्राट और दूसरा दक्षिणापथ स्वर। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग याद कर रखेंगे। बस ऐड ही दोगे क्या, कुछ दिखाओगे भी कुछ, बस ऐड ही करोगे, ऐड ही आ रहा है। तो इस ट्रिक से माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं कि उनको 2 उपनाम जो है, ये से बस से वशिष्ठ पुत्र पुलवामी और ये से आंध्र सम्राट और डी से दक्षिणापथेश्वर। इस प्रकार हम लोग इस तरह से इसको जोड़ के याद रख सकते हैं कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के 2 उपनाम थे, एक आंध्र सम्राट और दूसरा दक्षिणापथेश्वर। सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, एक महत्वपूर्ण राजा था। इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे। इसने शकों को विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। शक ने इनके जो पूर्वज थे उनसे जो क्षेत्र अधिकार किए थे उसको शक को फिर से हरा के उस क्षेत्र पे पुनः कब्जा कर लिया। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य का विभाजित हो गया, जिसके मुख्य कारण थे विद्रोह, केंद्रीय शासन की दुर्बलता। तो इस प्रकार
सातवाहन वंश का अंत हुआ। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे। सातवाहन वंश ने सबसे पहले शीशे की मुद्रा चलाई थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शुरू किया था। सातवाहन राज्यों ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, सेतु बनाया था। झीलों को आहार कहा जाता था। सातवाहन साम्राज्य के दौरान झीलों को क्या कहा जाता था? आहार। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक को गोलमिक बोला जाता था। तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आप लोगों से पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।